पर जब मैंने सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को ये डिस्क्लोज़ किया था कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डिटेक्टिव, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता लड़का कैसा होगा या फैमिली कैसी होगी, आप तो उसका बैकग्राउंड चेक करके हम ये इन्फॉर्मेशन दे कि हाँ वो लड़की अच्छी है या वो लड़का अच्छा है। वी ऑलवेज बिलीव कि ब्लैक मैजिक कभी होता ही नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। बैंगलोर की लेडी थी, उसने हमें बोला कि उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। सम टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी में किसी ने हरी मिर्च रखी हुई हैं या कटेड लेमन्स मेरी कार के टायर के नीचे आए हैं। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती थी कि ओ दिस प्रोफेशन इज़ वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो। My name is Nidhi Jain. I'm the director in the company Sleuths India Consultancy Private Limited. That's the biggest company in this particular domain of detective profession. So, मेरी journey, if we talk about as a detective profession, जिसे हम डेस्टिनी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन, जिसे आप बचपन से सोचो कि आपके साथ हो वो हो जाता है अचानक से, तो उसी तरीके से मैं बोलूँगी स्टार्ट हुई थी। बीइंग जैन कंजर्वेटिव फैमिली, जैनीज इज़ वेरी कंजर्वेटिव एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 25 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे एक लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही है, पेरेंट्स ने बचपन से बोला है कि एक अच्छे प्रोफेशन को चूज़ करो। लाइक गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता था या तो टीचिंग कर ले कि भाई 3 बजे तक घर पर, देन फैमिली भी आराम से मैनेज हो सकती है, या फिर बैंकिंग जॉब बहुत डिसेंट है, ऑफिस में बैठना है, बैंकिंग है, क्लाइंट्स आएंगे, आपको उन्हें डील करना है। सो एक पर्सपेक्टिव उस टाइम एक प्रोफेशन को, उन्हीं प्रोफेशंस को अच्छा माना जाता था फीमेल्स के लिए स्पेशली, कि टीचिंग लाइन में है या बैंकिंग लाइन में है। सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन एज MBA इन फाइनेंस, तो फाइनेंस बैकग्राउंड में था, फैमिली बिजनेस फैमिली थी, तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ बैंकर। आई वॉज वर्किंग इन अ रेपुटेड बैंक्स ऑफ Delhi. Then I met, he was my client, I met Mr. Naman Jain. So he was a detective and he was by profession detective. He was running his own company, Sleuths India. So I met him, we start talking. एक प्रोफेशन था तो हिट करता है, ओ ही इज़ अ डिटेक्टिव, तो आप एक अचानक से इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ आप ही की लाइफ जिसे आप सोचते इंस्पायर कर रहे थे कि इस प्रोफेशन में जाना है, वैसे कोई पर्सन आपको अचानक से मिल जाता है। सो वी स्टार्ट मीटिंग, ही ऑफर्ड मी दिस जॉब कि यू जॉइन डिटेक्टिव एजेंसी। बट दिमाग में एक फियर था कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, एक अच्छी बैंकिंग जॉब छोड़ के जो सेटल्ड लाइफ है, शादी में भी सब सेट है, और आप प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो डिटेक्टिव, जो आज से हम 25 साल पहले बात करें तो बहुत लेस लाइकली था। बॉयज़ के लिए भी ज्वाइन करना लेस लाइकली था और गर्ल के लिए तो स्ट्रिक्टली नो था। पर जब मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को ये डिस्क्लोज़ किया था कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डिटेक्टिव, मेरे पास एक ऐसे प्रपोज़ल आया है कि मैं डिटेक्टिव वर्क के लिए डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन फैमिली की लड़कियाँ डिसेंट जॉब करती हैं एंड डिटेक्टिव प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी रिस्की, गर्ल्स आर, लड़कियाँ उस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी हैं, और तुम्हें अपना फ्यूचर भी देखना है। हमारी फैमिली डिसेंट जैन फैमिली है, कंजर्वेटिव फैमिली होती है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हाँ आप ऑफिस टाइम के बाद घर से बाहर नहीं रहेंगे, एंड हर किसी के लिए कि डिटेक्टिव इज़ अ रिस्की प्रोफेशन, एंड अप टू द एक्सटेंट इट इज़ रिस्क है हमारे प्रोफेशन में भी। तो एक फियर फैक्टर रहता है कि अकेली लड़की लेट नाइट तक बाहर जाएगी, किसी को फॉलो कर रही है, किसी की इंक्वायरी कर रही है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कोई भी कहीं भी कुछ मिसहैप हो सकता है, कहीं मिसयूज़ हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को लोग जज कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी फैमिली की तरफ से एक स्ट्रिक्टली नो था। बट अगर मैं आज उसी चीज़ को आज देखूँ तो आज दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी कि हाँ इसने एक अलग प्रोफेशन चुना और ये उस प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रही है।
बचपन से एक चीज़ होती है, दिमाग में चलता है, क्योंकि आपने बचपन से बहुत सारे सीरियल्स देखे होते हैं, जैसे हर किसी ने अपनी लाइफ में देखे होंगे। जैसे मैंने करमचंद जासूस देखा था, दैट्स अ कॉमेडी पार्ट ऑफ डिटेक्टिव्स। बट अ गुड सीरियल इफ़ आई टॉक अबाउट, जो मुझे आज तक याद रहता है और इंस्पायर करता है, इट्स लाइक व्योमकेश बख्शी। आई रियली इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर सीरियल। सो एक कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन था कि हाँ, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है, या मुझे भी डिफ़िकल्ट चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो दैट इंस्पायर्स मी टू बिकम अ डिटेक्टिव। जब हम फील्ड में, जैसे इनिशियली मैंने जब प्रोफेशन स्टार्ट किया था, ऐसे ज्वाइन किया था, तो हमें फील्ड में भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाती थी। तो बीइंग फीमेल मुझे एक वो प्लस पॉइंट हमेशा मिलता था कि मैं कहीं पर भी अगर इंक्वायरी करना है, मुझे एक एंट्री करनी है, मुझे कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप उस घर में एंट्री नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते। आई कैन ईजिली एंटर। वो आज भी है, मैं कहीं भी जाके बात कर सकती हूँ, डिस्कस कर सकती हूँ, और लोगों का एक ट्रस्ट भी आता है। वो ओपनली बात करते हैं, कॉन्फिडेंस में बताते हैं अपनी चीज़ें। नेगेटिव पार्ट में सोचूं तो नेगेटिव, यस नेगेटिव है बीइंग फीमेल एज अ डिटेक्टिव प्रोफेशन में। आई जस्ट गिवन ए स्मॉल एग्जांपल। जब मैंने स्टार्ट किया था इस प्रोफेशन को, तो मुझे किसी को फॉलो करना पड़ा था। दैट्स माई फर्स्ट जॉब, आई कैन से, एज अ फील्ड। तो मैं 5 बजे किसी को फॉलो करने के लिए उसकी कॉलोनी के गेट के बाहर थी। 5 o'clock इज़ अ टाइम, अगर कोई गर्ल अकेली खड़ी है, चाहे गाइज में भी खड़ी है, लड़की तो ही रहेगी, लोग आपको देखने आते हैं कि क्यों खड़ी है अकेली लड़की वहाँ पर है। कंसर्न में भी आते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर वेट तो नहीं कर रही, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। और नेगेटिव लोग भी आते हैं क्योंकि आप अकेले खड़े हो, कि कुछ भी आपको टीज करने के लिए आ सकते हैं, कुछ भी कमेंट करने के लिए आ सकते हैं। तो दैट इज़ नेगेटिव, कि आप अकेले कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं खड़े हो सकते या इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा सकते। जैसे अगर मुझे किसी के घर में जाके इंक्वायरी करनी है, तो आई विल मेक श्योर मेरे सपोर्ट के लिए बाहर एक टीम रहे, कि कुछ भी अगर गलत हुआ तो आई हैव समवन टू बी सपोर्टेड, कि मैं एकदम से कॉल करके बुला सकती हूँ, जो मेल के साथ इतना नहीं है इशू। बट फीमेल के साथ ये प्लस पॉइंट है कि हम कहीं पर भी इजीली एंटर कर सकते हैं, जहाँ पर मेल्स के साथ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि आप क्यों आए हैं, क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। फीमेल कैन ईजिली एंटर एनीवेयर, और लोग उन पर शक भी नहीं करते हैं, वो ईजिली कॉन्फिडेंस में आके इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं। बहुत केसेस आते हैं जहाँ पर क्लाइंट ये कहते हैं, उसमें सिर्फ यही नहीं कहते कि मुझे फीमेल डिटेक्टिव से डिस्कस करना है, उसमें क्लाइंट काफ़ी केसेस में तो ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में फील्ड में काम भी फीमेल ही करे। तो हमें उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ता है कि देयर इज़ अ डिफ़िकल्टीज़ जहाँ पर हर जगह फीमेल फील्ड में काम नहीं कर सकती हैं, तो हम स्पेसिफिक इंस्टेंस पे ही फीमेल को भेजेंगे, बट अदरवाइज फील्ड में इन्वेस्टिगेशंस फीमेल करेंगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जहाँ पर एल्डरली कपल आते हैं जो अपने डॉटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि डॉटर उनकी बात नहीं सुनती है। एक रिसेंटली केस आया था जिसमें एक एल्डरली कपल मेरे पास आए थे, दे आर 70+ कपल, और वो किसी से भी बात नहीं करने में इंटरेस्टेड थे। उन्हें था कि एक लेडी चाहिए जिससे वो बात कर सके, डिस्कस कर सके। तो मेरी टीम को भी लग रहा था कि ऐसा स्पेशल क्या है कि इन्हें हमारे से कंफर्ट नहीं है, इन्हें फीमेल से ही बात करनी है। देन व्हेन आई सेट विद देम, जब मैंने उनसे केस डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि उनकी खुद की डॉटर की, वो ऐसे पब्लिकली किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, उनकी खुद की डॉटर हु इज़ ऑलमोस्ट 25 ईयर ऑफ एज, वो अपने ही पेरेंट्स को जब वो घर पर होते हैं उनको मारती है, उनको फिज़िकली असॉल्ट करती है, घर में स्टिक से मारती है, उनको लिटरली गाली देती है, एब्यूज़ करती है। शी सेड कि तुम यहाँ रह ही क्यों रहे हो, तुम मेरे ऊपर बोझ हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। वो इस तरीके के टर्म्स यूज़ करती है। तो उन्हें ये फाइंड आउट करना था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसको कोई साइकेट्रिक इशू है तो उसको कोई कन्विंस करे कि उसको हम साइकेट्रिक थेरेपीज़ दें, और अगर उसको ऐसा करने के लिए कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो हम उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक कर सके कि वो कौन है जो उसे ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है करने के लिए। तो हमारा एज अ डिटेक्टिव ये पूरा रोल था कि हमें उस पर्सन को फाइंड आउट करना था कि वो कौन है जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, या गर्ल को एक्चुअली कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। क्योंकि फैमिली जिसकी वो बच्चा है, उन्होंने देखा है बचपन से कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल सिंस चाइल्डहुड, कॉलेज, अच्छी जॉब कर रही है। तो अचानक से लास्ट 1 ईयर में क्या चेंज हुआ है कि वो अकेले रहना चाहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती, इवन शी डोंट वांट
वांट कि पेरेंट्स एग्जिस्ट भी करें, और उसका सिर्फ एक रीज़न था क्योंकि पेरेंट्स उसका वेलफेयर चाहते थे, उसे कहते थे कि तुम अच्छी जगह जॉब करो, शादी करके सेटल्ड हो जाओ, और वो हर पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो कोई गलत नहीं सोच रहे इस चीज़ में। बट इतनी सी चीज़ पे कोई लड़की इतना एग्रेसिव हो जाए कि वो अपने पेरेंट्स को हिट करे, मारे या फिजिकल असॉल्ट करे, ये चीज़ वो उनके लिए भी अनएक्सेप्टेबल थी। तो हमने उसमें पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया और वी फाउंड आउट कि एक लड़का है जो उस गर्ल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो बहुत लो बैकग्राउंड से है, एंड बिकॉज ऑफ मनी की पेरेंट्स चले जाएंगे तो गर्ल का कोई होल्ड ही नहीं रहेगा, पेरेंट्स का कोई होल्ड ही नहीं रहेगा गर्ल पे, तो उसको यूज़ कर सकता है फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। अगर कोई फीमेल से केस डिस्कस करती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है रादर देन स्पीकिंग टू अ मेल पर्सन, तो वो एक फैक्टर आज भी है। इनफैक्ट काफ़ी कॉज में होता है कि गर्ल यही कहती है कि मुझे किसी फीमेल से ही बात करनी है, मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ फीमेल, मैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से अपने इश्यूज़ शेयर कर पाऊँगी। तो वो एक कंफर्ट फीमेल के साथ हमेशा रहता है। और इवन अगर हम बात करें मेल क्लाइंट्स की भी, जो मेल भी आ रहे हैं वो केस डिस्कस करने आ रहे हैं, एल्डरली पर्सन डिस्कस करने आ रहे हैं, तो वो एक गर्ल को सामने देख के कि हाँ एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल एक गर्ल से बात करने में रहते हैं। बीइंग फीमेल हम काफ़ी चीज़ों को, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो हम जज कर सकते हैं कि क्लाइंट जो बोल रहा है वो कितना करेक्ट है या कितना नहीं, कहाँ पर वो झूठ बोल रहा है। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट वी कैन से कि वी फीमेल हैव, कि हम ये जज कर सकते हैं कि वो कितना सही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ गलत दे रहा है। बिकॉज एट टाइम्स केसेस हमने, ऑल्दो इट्स अ रेयर, बट ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर फॉल्ट क्लाइंट का होता है, बट वो अपना, क्योंकि अपना फॉल्ट कभी एडमिट कोई भी नहीं करता, बट वो हमेशा अपोजिट पार्टी को ही बोलने की कोशिश करते हैं कि उसमें ये कमी है इसीलिए ऐसा हो रहा है, उसकी फैमिली उसको ये बोल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। दिस इज़ वन से पॉइंट आई कैन से। बट अदरवाइज ऑल्सो जब हम फील्ड में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो बीइंग फीमेल जब हम किसी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर कर रहे हैं, तो एक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम ये जज कर पाते हैं कि वो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है, या जस्ट बिकॉज उसे एक फीमेल से बात करने का मौका मिल रहा है इसलिए वो कुछ भी रैंडम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो जब आप उससे बात करते हो, उससे क्वेश्चंस पूछते हो इन डिफरेंट वे विद गाइज और डेफिनेटली या किसी कवर स्टोरी के बेसिस पे, तो आप जज कर पाते हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा है या दे रहा है वो जेन्युइन है या करेक्ट है। सो दैट पॉइंट इज़ ऑलवेज देयर कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तब भी और जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तब भी हम जज कर सकते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है या हमें जो केस डिस्कस कर रहा है वो जेन्युइनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। इतने सालों में केसेस किए हैं तो लेकिन कुछ केसेस हमेशा दिमाग में रहते हैं और जो आपको भी लगता है कि ये अलग है, दे आर नॉट द नॉर्मल केसेस, ये थोड़े डिफरेंट केसेस हैं। जैसे एक केस आजकल इनफैक्ट काफ़ी रेगुलर भी हो गए इस तरीके के केसेस। वन ऑफ द केसेस जब हमने इनिशियली ये फर्स्ट टाइम केस ऐसा सुना था वाज दैट ब्लैक मैजिक। तो जब किसी ने आके कोई हमें इनिशियली ब्लैक मैजिक बोलता था तो हमें लगता था कि हमारा काम तो नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि ब्लैक मैजिक कभी होता ही नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद हमें लगता था कि लोगों का अपना एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है या उनकी ओवर थिंकिंग है कि उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको ब्लैक मैजिक का नाम ले देते कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे पास इसीलिए नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। बट धीरे धीरे जब ये केसेस बढ़ने लगे तो हमने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हमने भी सोचा कि लेट्स स्टार्ट, हम जब लोग इतना सोचते हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि ये ट्रू है भी या नहीं है। सो वन ऑफ द केसेस जो बहुत इनिशियल स्टेज पे आया था, जो बहुत पहले आया था, अब तो बहुत सारे हम ऐसे केसेस करते हैं, तो एक केस आई रिमेंबर मेरे पास ऑलमोस्ट 9 या 10 साल पहले आया था, जिसमें एक लेडी अप्रोच्ड अस और उसने हमें ये बोला कि वो बैंगलोर की लेडी थी। उसने हमें बोला कि उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। हमने पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या चेंज आया है कि आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो शी स्टार्ट टेलिंग कि मेरी लव मैरिज है, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं एंड मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बिकॉज दे बिलोंग्स टू कर्नाटका ओनली, तो वो लेकिन रूरल एरिया ऑफ कर्नाटका में रहती हैं क्योंकि उन्हें बैंगलोर सिटी सूट नहीं करती और हम दोनों वर्किंग हैं तो हमारे लिए उनको टाइम देना भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। बट अचानक से अब हम क्योंकि बेबी प्लान कर रहे हैं, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, अचानक से मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा टिफ्ट स्टार्ट हो गए हैं। हमारी
हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बहुत फ्रीक्वेंटली टाइम ढूंढते हैं कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पेरेंट्स के घर जा सकें। उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ रहना ही नहीं है। वो चाहते हैं इनफैक्ट कि वो जॉब छोड़ के अपने पैटर्नल हाउस में शिफ्ट हो जाएं, विच इज़ अ रिमोट विलेज। और मैं उनसे पूछती कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, हम दोनों IT प्रोफेशनल हैं, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, आप वहाँ क्यों रहना चाहते हो, जबकि हम 4 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, वी आर वेरी सेटल्ड। आप अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लो अगर उन्हें रहना है। बट उसको लगता है कि मुझे उसको ये लगता है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, मेरे अंदर बहुत सारे इश्यूज़ अचानक से अब उसको लगने लग गए हैं और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हैं बाहर जाने का या साथ में ना रहने का। तो इनिशियली मुझे लगा शायद ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं। बट जितना फ्रीक्वेंटली वो वहाँ जाते हैं और कुछ मेरे को अजीब अजीब सी चीज़ें अपने घर पे मिलने लगी कि मेरे को मेरी बेड साइड पे सिंदूर मिला। सम टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी में किसी ने हरी मिर्च रखी हुई हैं या कटेड लेमन्स मेरी कार के टायर के नीचे आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो कुछ ये चीज़ें करा रहा है, जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ड्रिफ्ट्स आ रहे हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं कि हम दोनों सेपरेट होना चाहते हैं। स्पेशली वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। मैं जितना भी कोशिश करूं, जितना भी अच्छा बनूं, जब से लेकिन हमने फैमिली प्लानिंग की बात करी है तब से चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं। तो उसको लगता था कि इस सब के पीछे सिर्फ उसकी एक मदर इन लॉ ही हो सकती हैं, क्योंकि वो एक रिमोट विलेज में रहते हैं और वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि काला जादू हो सकता है या वो ऐसी चीज़ें कर सकती हैं। और उनको शुरू से हमारा रिलेशनशिप पसंद नहीं था। तो थोड़ा सा हमारे लिए अलग था, स्पेशली मेरे लिए ये सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एजुकेटेड लेडी इस तरीके से बात कर रही है, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हस्बैंड वाइफ में हमेशा इश्यूज़ आते हैं, आप उसमें इन लॉज को कैसे पार्ट कर सकते हो। बट वी थॉट लेट अस ट्राई, अगर क्लाइंट को इतना डाउट है तो एक ट्राई करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके चेक करते हैं कि जेन्युइनली ऐसा है भी या नहीं है। तो हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में मदर इन लॉ इज़ वेरी नाइस डिसेंट लेडी जो अपने घर पे रहती है, अपने हाउस कोर्स करती हैं, अपने सारे घर के काम कर रही होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हमने धीरे धीरे उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो हमें पता चला कि येस, शी बिलीव्स अ लॉट इन कुछ अलग तंत्र विद्या वो करती हैं। और शायद वो उनके विलेज में कॉमन भी है कि वहाँ पे हर कोई किसी ना किसी चीज़ की इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करता है कि किसी को वश में कर लेना या बच्चे उनकी बात सुने ऐसा करे, कुछ छोटी चीज़ें करना ताकि बच्चे उनके फेवर में रहें। और फिर जब हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे इनडायरेक्टली कि उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ कैसी लगती है, तो हमें लगा समहाउ कि शायद उनको अपनी डॉटर इन लॉ से कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनके पास आ जाए या किसी और से शादी कर ले। तो उनकी बातों से हमें लगा, जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी और उनके नेबर से या उनके नोन क्लोज से पूछा, कि कहीं ना कहीं उनके अंदर उनकी डॉटर इन लॉ के साथ बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। बट वो एक नॉर्मल मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ इशूज़ भी हो सकते हैं, उसमें हमें कहीं भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ नहीं लगी। बट फिर हमने उन्हें फिज़िकल शेडो में रखा कि अगर कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है तो किसी तांत्रिक के पास जाएगा, उसके थ्रू कराएगा, या वो खुद कहीं पर ऐसे प्लेसेस में जहाँ ब्लैक मैजिक होता है कि शमशान घाट में, नो मून्स नाइट में, रिवर साइड में जाके कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो ब्लैक मैजिक में यूज़ होती हैं, लोग करते हैं। तो जब हमने उन्हें सर्वेलेंस पे रखा तो हमें लगा कि वो रेगुलरली और लेट नाइट्स रिवर की साइड में जाके कुछ पूजा करती हैं। जब वो उनका बेटा उनके पास आता है तो वो उसे वहाँ पर ले जा के कुछ पूजा कराती हैं, कुछ चीज़ें उसको देती हैं, कुछ बांधने के लिए उसको देती हैं। फिर जब हमने उन्हें ऑफ लेट ये 2-3 बार करते हुए देखा और हमने देखा कि वो कुछ चीज़ें अपने बेटे को दे रही हैं, तो फिर हमने जब पूछा उनकी डॉटर इन लॉ से कि वो ऐसा ही कुछ उन्होंने उसके अपने घर में देखा है, तो शी सेड कि हाँ, उसने ये चीज़ें अपने घर में देखी हैं, बेड साइड पे या साइड टेबल के नीचे। सो वी गॉट टू नो, एंड हमारे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि एक्चुअली उसकी मदर इन लॉ अपनी खुद डॉटर इन लॉ पे ही ब्लैक मैजिक करा रही थी ताकि उन दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो सके। जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इफ़ आई टॉक अबाउट, येस आई फेस्ड। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे को फर्स्ट टास्क जो मिला था उसमें मुझे किसी को फॉलो करना था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक लड़की के लिए हमारे पास केस आया था कि उसकी फैमिली ने हमें चेक दिया था कि लड़के का बैकग्राउंड चेक करना है फॉर मैट्रिमोनियल लाइन्स। केस डिफरेंट था क्योंकि लड़की, इट वाज अ लव मैरिज। फैमिली नहीं चाहती थी क्योंकि फैमिली राजस्थानी राजपूत फैमिली थी और जो लड़का था ही वाज पंजाबी। तो उन्हें लगता था कि बैकग्राउंड चेक करना कि लड़का ठीक है या नहीं है,
तो हमारा ये टास्क था। इनिशियल इंक्वायरीज में सब कुछ बहुत पॉजिटिव आया था, बट फैमिली को फिर भी डाउट था कि कहीं लड़का किसी गलत चीज़ में तो है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क था कि उसको फिजिकली फॉलो करके देखना कि वो वीकेंड्स पे स्पेशली करता क्या है, लड़कियों से मिलता है, बाहर घूमता है, टू द टाइम जब गर्ल इन टाउन नहीं है, जो जिसके साथ उसका रिश्ता पका हुआ था वो इन टाउन नहीं है। तो हमें यही देखना था कि वो उस टाइम क्या कर रहा है स्पेशली। तो इट वाज माय फर्स्ट टास्क इंक्वायरी में। वो लड़का बिल्कुल ठीक निकला था, तो मैं उसे फॉलो ही कर रही थी। तो मुझे सुबह 5 बजे पोजीशन लेना था, क्योंकि वो लड़का 6 o'clock तक निकल जाता था अपने जिम के लिए। उसके बाद से उसका शेड्यूल चेक करना था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। तो 5 बजे गुड़गांव, आई वेरी वेल रिमेंबर, गुड़गांव की एक हाई राइज सोसाइटी थी जिसके बाहर मैं पोजीशन लेके खड़ी थी। तो उस टाइम जो मॉर्निंग वॉकर्स अंकल जी आ रहे थे, हर कोई आके मुझसे यही पूछा था, बेटा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर आप क्यों खड़े हो सुबह सुबह। तो एक तरीके से मैं वहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों को नज़र में आ रही थी। तो अगर मैं वो लड़का, मुझे उसे फॉलो करना पड़ता तो ईजिली मेकआउट हो जाता कि वो जैसे ही बाहर निकल रहे हैं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, कोई भी नोटिस कर सकता था। दूसरा इम्पॉर्टेंट था कि आप 4 घंटे 5 घंटे वहीं पर खड़े हो, तो मेल कैन गो एनी वेयर फॉर नेचर कॉल एंड फॉर एनी रीज़न, बट एक गर्ल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अकेले 5-6 घंटे एक ही लोकेशन पे खड़ा रहना पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि उसको वो एक सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर गर्ल्स इन दिस प्रोफेशन। पॉजिटिव अगेन मैं वही बोलूँगी कि आप इंक्वायरी ईजिली कर सकते हो। चैलेंजेस हर प्रोफेशन में आते हैं। मैं ये मानूंगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिटेक्टिव लाइफ में, डिटेक्टिव प्रोफेशन में चैलेंजेस है। चैलेंजेस हर प्रोफेशन में है अगर आप एक वर्किंग फीमेल हो, क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशन एज अ डॉटर इन लॉ बहुत सारी होती हैं फैमिली की, और आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है और प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करनी है। हमारे प्रोफेशन में, एज अ डिटेक्टिव प्रोफेशन में, एक ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये आती है क्योंकि हमें थ्रू आउट कॉल्स पे, थ्रू आउट क्लाइंट मीटिंग्स पे रहना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ता है, पेशेंटली सुनना पड़ता है। आप खुद किसी भी मूड में हो, किसी भी आपकी सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई पर्सन है जिसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको पोलाइटली एंड साइलेंटली, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरे फोकस से उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है और उसको एक सॉल्यूशन देना है, ताकि वो समझ सके कि क्या उसके लिए ठीक है या क्या नहीं है। तो वो एक चैलेंज हमेशा रहता है, क्योंकि आपको वो किसी भी टाइम हो सकता है मीटिंग। ऐसा नहीं है कि आपका एक 9 to 6 का जॉब है कि आपको सुबह 9 बजे ही मिल से 6 बजे के बीच में ही क्लाइंट मिलना है। कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है। क्लाइंट कई बार 10 बजे भी कॉल करते हैं, या हमारे फील्ड में इतने सारे केसेस चलते हैं, समटाइम लेट नाइट, इवन 11 बजे 12 बजे भी जो फील्ड में केस चल रहा है, हमारी पर्सनल प्रेजेंस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। सो दैट चैलेंज इज़ ऑलवेज देयर इन आवर प्रोफेशन। क्योंकि हम दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, हम 24 घंटे साथ में रहते हैं, तो इंटरेस्टिंगली मेरे हस्बैंड को कोई मौका नहीं मिलता कि वो मुझे चीट कर सकें। सो उनके साथ, क्योंकि एक डिटेक्टिव 24 घंटे साथ में रहती है, दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। बट अदरवाइज हम 24 घंटे साथ में रहते हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम अपनी फैमिली चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, बिजनेस भी साथ में कर सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ अगर सेम प्रोफेशन में तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है साथ में स्पेंड करने के लिए, और आप अंडरस्टैंडिंग भी करते हो एक दूसरे के लिए, मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके प्रोफेशन में क्या रिस्क हैं, किस तरीके से क्लाइंट को टाइम देना पड़ता है। तो होता है ना कि आपने मेरे लिए टाइम नहीं है, बिजनेस के लिए टाइम है, तो उनके दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोफेशन की नीड है उस टाइम पे वहाँ पे रहना। सो वो एक बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है। बीइंग अ डायरेक्टर इन द कंपनी, काफ़ी फीमेल हमें अप्रोच करती हैं कि दे वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव, बिकॉज उन्हें लगता है कि जब कंपनी के मैनेजमेंट में एक फ़ीमेल है जो सीनियर पोजीशन होल्ड कर रही है, और मेरे साथ साथ और भी फीमेल्स हैं जो सीनियर पोजीशंस होल्ड कर रही हैं, तो उनको एक कंफर्ट आता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी डिटेक्टिव्स बन सकते हैं। और एज अ फीमेल, क्योंकि वी आर ऑन अ हायर पोस्ट या हम डायरेक्टर लेवल पे हैं, तो हम भी उन फीमेल्स को ज़्यादा एक कंफर्ट और सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या नेगेटिव्स होते हैं, क्या उनको हेल्प्स चाहिए, कहाँ कहाँ उन्हें हेल्प चाहिए, कहाँ कहाँ उनकी सिक्योरिटी हमें देखनी है कि जब वो फील्ड में हो तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एज अ फीमेल आई कैन सी दैट, और मैं उसमें उनकी हेल्प कर सकती हूँ,
उनकी प्रॉब्लम्स में उनको समझा सकती हूँ कि इस इशू को उन्हें ऐसे सॉल्व करना है या इस इन्वेस्टिगेशन को उन्हें ऐसे करना है, तो फीमेल पर्सपेक्टिव से वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। देन कंपैरेटिवली मेल कुछ इश्यूज़ को मेल नहीं समझ पाएंगे कि हम फीमेल्स में हम किस उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ अपनी सेफ्टी को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज एज अ फीमेल हमेशा हमारे प्रोफेशन में हम हमेशा अपनी टीम को भी बोलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज़ योर ओन सेफ्टी, ओन कंसर्न। अगर मेरी कोई भी फीमेल इन्वेस्टिगेटर फील्ड में है तो विल ऑलवेज मेक श्योर कि वहाँ पर मेल इन्वेस्टिगेटर्स भी हों फील्ड में, ताकि कहीं पर भी उन्हें कुछ भी थोड़ा सा भी सिक्योरिटी रिस्क लगे तो इमीडिएटली मेल उनकी सपोर्ट के लिए आ सके वहाँ। बट आई ऑलवेज फील सेटिस्फाइड एंड ऑलवेज थैंक्स टू गॉड कि मैं इस प्रोफेशन में आई और मैंने लोगों को हेल्प किया, उन्हें सपोर्ट किया, उनकी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालने की हमने पूरी कोशिश करी, एंड अप टू एक्सटेंड वी ऑलवेज फील कि वी आर डूइंग राइट थिंग।